अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़त। बड़े अफसोस के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो इतनी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। वी ऑल नो कि सैलाब ने कितनी तबाही मचा कर रखी हुई है। बलूचिस्तान में, पंजाब के इलाकों में भी सैलाब की तबाहकारी जारी है। तौसा शरीफ की अगर बात की जाए तो यहाँ से गुजरने वाला सैलाबी रला तबाही की दास्तान अपने पीछे छोड़ गया। तौसा की बस्ती बगलानी समेत कई देहात दरियाओं का मंजर इस वक्त पेश कर रहे हैं। बहुत सारे मकानात मुतासिर हुए हैं, बहुत सारे घर मुतासिर हुए हैं, बहुत सारी जिंदगियां मुतासिर हो गई हैं इस सैलाब के बाइस, और तकरीबन 100 से ज्यादा कस्बे सैलाबी पानी की नजर हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, अपडेट लेंगे। हमारे न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान मौजूद हैं इस वक्त तौसा में। इमरान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं तौसा और उसके गिरदोनवा? इस वक्त तौसा में एक डिज़ास्टर की सूरत हाल है। यहाँ पर एक इंतहाई संगीन मसला है। एक तरफ रोद को ही, दूसरी तरफ बारिशें और निचले हिस्से में दरिया सिंध का पानी जो है तबाही मचा रहा है। यहाँ पर लोग जो है बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों लोगों के घर गिर चुके हैं। यहाँ पर कई 78 के करीब गांव जो हैं सफ़ाहस्ती से मिट चुके हैं। यहाँ पर लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हुकूमती जानिब से फ़िलहाल कोई कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। यहाँ पर बस्ती बगलानी है, सोकड़ है, मगरोटा है, नाड़ी शुमाली है, नाड़ी जनूबी है। ये तमाम गांव इस वक्त शदीद बहरान की सूरत हाल में। इसके अलावा वहवा के इलाके हैं, कुतानी, जल्लू वाली, मिठे वाली और नुतकानी, बस्ती बब्बी, और उसके अलावा यहाँ पर कोह सुलेमान में जो है लैंड स्लाइडिंग की वजह से राब्ता मुनक़ता हो चुके हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा इमरान, बस्ती बगलानी के लोगों की मुश्किलात इस वक्त क्या है? जी, यहाँ पर लोगों को मुश्किलात हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरफ रोदकोही का जो पानी है, सैलाबी पानी आने की वजह से वो अब सैलाबी पानी इनके घरों में खड़ा है, गलियों में बाहर जोड़ बन के खड़ा हुआ है, जिससे यहाँ पर निकासी का और डी वाटरिंग का कोई सिलसिला नहीं इख्तियार किया गया हुकूमत की जानिब से। डी वाटरिंग ना होने की वजह से वहाँ से काफ़ी वबाई अमराज फूटने का ख़तरा है और जब तक ये डी वाटरिंग नहीं होगी इन लोगों को ये मुश्किलात है कि ये घर से बाहर नहीं जा सकते और घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है कि लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर पानी इनको नहीं मिल रहा और ये साफ़ पहनने के अब कपड़े भी जो थे, जो चीज़ें थी लोगों की बह गई हैं, माल मवेशी बह गए हैं, काफ़ी सारा यहाँ पर नुकसान हुआ है। इमरान, जो इमदादी कार्रवाइयाँ या सरगर्मियाँ जारी हैं, रिलीफ के कामों की सूरत हाल क्या है, इस पर भी अपडेट कीजिए हमारे देखने वालों को। जी, सबसे बड़ा जो मसला है लोगों का वो इनकी दोबारा आबादकारी का है। इनको एक मुनज़्ज़म तरीके से दोबारा आबाद करने की ज़रूरत है और इसके अलावा जो वाटर चैनल हैं, जो रोदकोही के हिल टोरेंट्स जो आ रहे हैं डिफरेंट यहाँ से कोह सुलेमान से, उनके आगे मुख्तलिफ डैम्स बनाने की ज़रूरत है और इनको हिफाजती बंद तामीर करने की ज़रूरत है ताकि इन बस्तियों में ये पानी दोबारा दाखिल ना हो सके। जब तक ये इनके लिए मुनज़्ज़म तरीके से हिफाजती बंद वगैरह नहीं बांधे जा सकते, इनको मुश्किलात का इसी तरह ये मुश्किलात रहेंगी क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से मामूल से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो ये हर साल या किसी भी मौसम में जब मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी तो फिर इनको तबाही का सामना करना पड़ सकता है। इससे बेहतर है कि इन वाटर चैनल के ऊपर छोटे छोटे डैम्स बना के और हिफाजती बंद बना के इनको इस मुश्किल से बचाया जाए। अच्छा इमरान, मुझे बताएगा कि सैलाब से मुतासरा जो इलाके हैं, क्या कहना है NDMA की जानिब से? यहाँ पर खुदा ना खास्ता दोबारा या मजीद सैलाब का खतरा या खदशा तो नहीं है? सैलाब का भी खतरा है। 23 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक, यानी कि आज से अब इनको यहाँ पर DG खान डिवीज़न में यहाँ पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एमरजेंसी नाफिज होने की के साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ जो पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और इनकी जानिब से भी एक एलामिया जारी किया गया है कि एक दोबारा बारिशों का सिलसिला आ सकता है और यहाँ पर रोदकोही का पानी और नीचे जो है दरिया सिंध में 8 लाख का क्यूसिक का जो रेला नीचे गुजर रहा है वो भी सैलाब की वजह दोबारा बन सकता है। ठीक है इमरान, मुझे बताइएगा कि उस्मान बुज़ार साहब का ताल्लुक भी तौसा से है, क्या वो इमदादी सरगर्मियों में यहाँ पर विजिट करते हुए या किसी तरह से अपने लोगों की मदद करते हुए दिखाई दिए, नजर आए?
उस्मान अहमद खान बुज़दार का ताल्लुक़ भी इसी हलके से है। ये उनका आबाई हलका है। उन्होंने अपने हलके में कोई फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं पहुंचाई, ना ही वो लोगों की मदद के लिए यहाँ पर पहुँचे। लोग अगर उनके दरवाजे तक गए भी हैं तो उनने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। और सरदार उस्मान बुज़दार जब से एक गुज़िश्ता 20-22 दिनों से ये रोद कोही और नदी नालों का जो सिलसिला है जब से ये जारी है, तब से सरदार उस्मान बुज़दार लाहौर बैठे हुए, वो यहाँ पर नहीं पहुँचे और वो किसी किस्म की कोई इमदादी सरगर्मियों में या किसी सैलाब ज़दगान के पास गए हों, ऐसा कहीं देखने में नहीं आया, ना ही लोगों को नजर आए इस सिलसिले में। अच्छा इमरान, आपके आसपास कोई अगर यहाँ पर लोग ऑब्वियसली राहगीर या कुछ लोग होंगे जो कि मुतासिर भी हुए हैं, अगर आप उनसे बात कर सके, हम जान सके क्या कहते हैं, क्या हालात हैं, किस तरह की मदद की उम्मीद रख रहे हैं, तो ज़रा प्लीज़ करवाइएगा बात। ये एक मुतासरा ख़ानदान भी है, उनसे बात करते हैं कि उन्हें इनमें किस सिलसिले की मुश्किलात, क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। जब ये पानी आया था तो ये कहाँ थे? अम्मा बताएंगी हमें क्या क्या यहाँ पे हुआ था? मैं बाहर गई, यहाँ बच्चे बाहर गए, वाला दाने लुढ़ गए मेरे, हर शय में समझ सिलाब है, कश्य नहीं मेरे को बच गई, मेरे बच्चे ने खावन दी कश्य नहीं बच गई। क्या करूँ, असा क्या कर सकते हैं? अल्लाह नाली बराबरी कोई नहीं, आप रहम करे। बाकी मेरे को भी कोई चीज़ का नहीं, सिर्फ बच्चे बच गए मेरे को। हाँ बस ई टाइम मुनी में समझ बच्चे की माफ़ी मंगते खड़े आए। अल्लाह पाक इसे बचा दीते, आप अल्लाह पाक आगू ते खैर करे। बाकी मेहरबानी थी सके ताई में समझ अपना तो साढ़े नाल तामन थिया वञे, ज़रूरी ईंदे उते कि असा घर दे बाहर निकले। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो तमाम मुतासरा फैमिलीज हैं उनके लिए आसानियां करे, और जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो भी जितनी मदद कर सकते हैं उनको भी बढ़ चढ़ कर, मेरे ख्याल से ये वक्त है, ये मौका है कि हमें अपने बहन भाइयों की मदद करनी चाहिए। इमरान, मुझे बताइएगा तौसा की अगर बात की जाए तो इसके मगरब में कोई सुलेमान और मशरिक में दरियाए सिंध बहता है, तो लिहाजा जो तौसा है वो सैलाब वो हमेशा से उसका खदशा या खतरा लाहक रहता है। क्या कोई हिफाजती इकदामात किए गए सैलाब से बचने के लिए? ऐलानात तो बहुत सारे किए जाते हैं कि जिस तरह कोई सुलेमान में ऐलानात किए गए थे सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार के दौर में कि हमने छोटे छोटे डैम्स बना रहे हैं और उन डैम से जो पानी हेल्थ टोरेंट्स जो जितने भी होते हैं रोद कोई का जो पानी आएगा वो उनमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन वो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं किया गया। उनको मुश्किलात लोगों की जूं की तूं हैं और लोग जो है यहाँ पर वैसे जब भी कोई मामूल से ज़्यादा बारिशें होती हैं इन्हें परेशानी का सामना होता है। और हर साल जब भी दरियाए सिंध में तूफ़ानी आती है और उसके साथ भी कच्चे के जो इलाके हैं वो भी तबाह होते हैं, क्योंकि ये इलाका ऐसे खित्ते पर वाक़या है जहाँ पर इन्हें ऊपर कोई सुलेमान है और ये ढलवानी सतह है। इसके ढलवान में निचली जानिब दरियाए सिंध बह रहा है। दरियाए सिंध में भी कच्चे के इलाके में तूफ़ानी आती है और वो भी सैलाब की वजह बनता है, और दूसरी जानिब ऊपर से इनको रोद कोही का सामना रहता है। हर साल यही मामूल होता है यहाँ पर, जब मामूल से ज़्यादा बारिशें हों तो ये सैलाबी पानी की जद में ये गांव और ये बस्तियां आ जाती हैं। और यहाँ पर अब जो तौसा तहसील की बात करें तो तौसा तहसील में इस वक्त 2.5 किलोमीटर का रेडियस का जो शहर है वो बचा हुआ है, बाकी तमाम ये पानी से मुतासर हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसी दुआ के साथ मैं ये सेगमेंट वाइंड अप करूंगी कि खुदा ताला आसानियां फरमाए तमाम मुतासरा फैमिली के लिए। और पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी देखने वालों को, हुकूमत को, कि इन लोगों तक पहुँचे, जिस तरह से भी हो सके इनकी मदद हमें करनी चाहिए। 2005 में जिस तरह से हम ज़लज़ले से मुतासर हुए थे, पूरा पाकिस्तान एक पेज पर आ गया था, पूरी कौम वाकई एकजुट हो गई थी, एक कौम बन गई थी और हमने साबित किया था कि हम कितने हमदर्द हैं। मेरे ख्याल से हमें अभी भी वही जज्बा दिखाने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खुशामदीद। एक बार फिर से थाना सिटी के इलाके झंग रोड से 76 साला खातून पहले लापता होती हैं, खबर मिलती है, वाकई का मुकदमा दर्ज किया जाता है, पुलिस तफ्तीश का आगाज करती है, कार्रवाई का आगाज करती है और उसके बाद पता चलता है कि इस खातून की लाश मिलती है। इसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है और कत्ल करके लाश को दरिया में फेंक दिया जाता है। बहरहाल पुलिस मुकम्मल तफ्तीश कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान तक पहुंच लेती है और मुल्जिमान इस वक्त जेरे हिरासत है। ये जालिम शख्स कौन है
और ये उम्र रसीदा खातून कौन है, यहां पर ये आपको बताना बेहद जरूरी है। जिस 76 साला खातून का बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिसको दरिया में जालिमों ने फेंक दिया, ये खातून कोई और नहीं बल्कि मुल्जिमान की सगी दादी थी। आई डोंट नो कि हम किस डगर पर चल रहे हैं, हमारा माशरा कहां पर जा रहा है। सिर्फ चूंकि इस बूढ़ी खातून के पास कुछ तलाई जेवरात थे जिनको छीनने के लिए, हासिल करने के लिए, उन पर कब्जा जमाने के लिए इन मुल्जिमान ने यानी कि सगे पोतों ने अपने ही दादी को बेदर्दी से कत्ल कर डाला। निहायत ही अफसोसनाक ये एक वाकया आया है, शुरुमा हुआ है। बात करेंगे इसी वाकये की, डिटेल्स लेंगे। राजा नवाज हमारे नुमाइंदे चिन्योट से हमें अपडेट करेंगे। शुक्रिया राजा नवाज, आपने ज्वाइन किया। बताइएगा किस तरह से ये पूरा वाकया पेश आया। मुल्जिमान ने निहायत ही सफाकियत का मुजाहिरा किया है। पोतों की तो जान बसी होती है दादी में। जी बिल्कुल, दादी का रिश्ता जो है वो एक मुकद्दस रिश्ता है, हमारे लिए बैस तज़ीम और एहतराम का रिश्ता है। और घरों में जो ये बुजुर्ग है ये हमारे लिए बैस रहमत है। और तमाम लोग जो है वो अपने बुजुर्गों से प्यार करते हैं, लेकिन इस मुकद्दस रिश्ते को इन दरिंदा सिफ्त पोतों ने लालच की भेंट चढ़ाया है। और बताया जा रहा है कि ये वाक़या थाना सिटी के इलाके मल्ला ठट्टी गर्मी में पेश आया, जहाँ पर सगे पोतों ने जो है वो सोने के लालच में अपनी सकी दादी को बेदर्दी से कत्ल किया। इस वाक़ये की इतला मिलने पर हर आंख अश्कबार है और हर आदमी परेशान है कि ये हमारे मुआशरे को क्या हो रहा है। ये वो रिश्ते हैं जो हमारे लिए इंतहाई मुकद्दस है और हम जो है वो लालच की भेंट चढ़ रहे हैं। और इन पोतों ने सोने के लालच में अपनी सगी दादी को बेदर्दी से कत्ल किया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अच्छा, मुझे बताइएगा राजा नवाज, मुल्जिमान ने ये पूरी कत्ल की वारदात को किस तरीके से प्लान किया? हाँ जी, इस बारे में हमारी जो है वो मुद्दई और से भी बात हुई है, पुलिस से भी हमारा रब्ता हुआ है। जो इस दौरान तफ्तीश की गई उस हवाले से जो हमें पता चला है वो ये है कि जो ये पोते हैं बदबख्त, जिनका नाम आदिल और हसन है, इन्होंने अपनी दादी जनता बीबी 76 साल की जो है, ये मुल्ज़मान ने अपनी दादी के घर के साथ एक होटल बनाया हुआ था। हमारी इतलात के मुताबिक दादी जो है वो जब घर से बाहर निकली तो इन्होंने उसे दादी को अपने होटल में बुलाया और दोनों ने उसका गला दबाकर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। गला दबाने के बाद इन जालिमों और सफाक पोतों ने जो है अपनी सकी दादी खून के रिश्ते को कत्ल किया और उसके बाद एक बोरी में उसे बंद किया और बंद करने के बाद उसे दरिया चनाब में फेंक दिया, जहाँ पर जो है वो अभी तक लाश तो नहीं मिली, लेकिन ये मुल्ज़मान जो है ये पुलिस ने ट्रेस किए और इस वक्त ये पुलिस की हिरासत में है और जो लाश है उसकी अभी जो है वो उसको तलाश किया जा रहा है। ठीक है, लाश अभी तक नहीं मिली है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। पुलिस अभी लाश की तलाश करी, दरिया में खातून को, मोमर खातून को कत्ल करके फेंका गया था। ठीक है राजा नवाज, ये मुझे बताइएगा कि कैसे मुल्जिमान, पुलिस किस तरीके से मुल्जिमान तक पहुंची, किसने खबर की, किसने इतला की, पुलिस ने फिर बर वक्त किस तरीके से कार्रवाई की? हाँ जी, ये जो वाक़या है ये 3 अगस्त को जो 76 साला जनता बीबी है वो घर से लापता हुई, तो पुलिस ने वाक़या जो है वो गुमशुदगी का, पुलिस ने वाक़े पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया, जो कि जनता बीबी का एक बेटा है कैसर, उसकी मुद्दत में ये गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद जो है इसकी तलाश जारी रखी गई, लवाहिकीन ढूंढते रहे, अहले इलाका भी इसको ढूंढते रहे, पुलिस जो है वो भी इसे तलाश करती रही। 2-3 दिन के बाद ये वाक़या जो है ये गुमशुदगी के अलावा कत्ल की तरफ जाने लगा कि यकदम जो है वो जनता बीबी अपने ही महल्ले से कहाँ गायब हो गई। तो पुलिस ने जो है वो तफ्तीश का दायरा कार वसी किया और शहर में जो CCTV फुटेज लगी हुई है, CCTV फुटेज चेक की गई तो CCTV फुटेज में ये जो मुल्ज़मान हैं इनकी एक वीडियो मिली जिसमें ये मोटरसाइकिल पर एक बोरी लेकर जा रहे हैं। इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि जब ये जनता बीबी गुमशुदा हुई तो पुलिस और लवाहिकीन के साथ ये
पोते जो बदबख्त पोते हैं ये भी अपनी दादी को तलाश करते रहे, लेकिन ये सब जानते थे। इन्होंने कत्ल भी किया, इसके बावजूद इनके काम देखे कि ये लवाहिकीन और पुलिस के साथ मिलकर अपनी दादी को ढूंढने का ड्रामा करते रहे। इस दौरान पुलिस को भी शक हुआ इन पर, इनकी हरकतों की वजह से, और लवाहिकीन जो हैं इनके कातलों के चचा जो हैं उनको भी ये शक हुआ इन पर। तो पुलिस ने शक की बुनियाद पर इन मुलजमान को गिरफ्तार किया और उस CCTV फुटेज की वजह से इन्हें गिरफ्तार किया। इनकी जब तफ्तीश की गई तो इन्होंने इकरार किया कि इन्होंने ही जो है वो अपनी दादी को सोने के लालच में कत्ल किया। जिस जेवर की वजह से इन मुल्जिमान ने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों अब जहन्नम पा ली। मुझे बताइएगा, जनता बीबी के पास कितने जेवर मौजूद थे, कितनी मालियत के जेवर मौजूद थे? हाँ जी, बताया जा रहा है कि जो 65 साला जनता बीबी है उसने सोने के कंगन और सोने की बालियां पहन रखी थी, जो जिनका वजन जो तकरीबन 4 तोले से ज़्यादा बताया जा रहा है। 4 तोले सोने के लालच में इन दरिंदा सिफ्त कातलों ने अपनी सगी दादी का खून किया। कत्ल करने के बाद उसे दरिया में फेंका। अभी पुलिस ने जो है वो कुछ सोना भी बरामद किया है, और इसके साथ इन कातलों ने जो सोना छीना था अपनी दादी से, उसमें से कुछ सोना इन्होंने बेच दिया। तो उस मद में पुलिस ने कुछ नकदी भी बरामद किया है, जो इस वक्त पुलिस के पास है। ये 4 तोले सोना बताया जा रहा है। इन 4 तोले सोने के लालच में इन पोतों ने अपनी सगी दादी का कत्ल किया। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी, यही बात इस पर कहना बनती है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। मुझे बताइएगा राजा नवाज के मुल्ज़िमान अपनी दादी को माजी में भी तंग करते रहते थे पैसों के लिए, जेवरात के लिए। जो अहले मोहल्ला है वो इस हवाले से क्या बताते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इस सिलसिले में हमारी जो है वो अहले इलाका से बात हुई, लवाहिकीन से भी बात हुई, और हमारे ज़राए के मुताबिक इनके दरमियान पहले भी तलख कलामी होती थी। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये जो दोनों मुल्ज़मान हैं ये इनके चाल चलन ठीक नहीं थे। ये आवारा गर्दी करते थे और मोहल्ले के लोगों को ये तंग करते थे। मोहल्ले वाले दादी को पोतों की शिकायत करती थी तो दादी जो है वो इनको झिड़कती थी और इन्हें मना करती थी, इनसे लड़ाई करती थी कि आपकी वजह से हमारी मोहल्ले में बेइज्जती हो रही है और हम बदनाम हो रहे हैं, तो आप अपने जो हरकतें हैं वो ठीक करें। तो इस बात का भी पहली बात तो ये है कि ये लालच भी पहली बात है कि ये लालच में कत्ल किया गया। दूसरी बात ये ठीक है कि ये माजी में इन पोतों जिनका नाम आदिल और हसन बताया जा रहा है, इनका अपनी दादी के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था और उसकी वजह यही थी कि ये इनकी हरकतें ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये अपने पोतों को मना करती थी कि अपना चाल चलन ठीक करें, लोगों को तंग ना करें। और दादी की झिड़कियों से और उसकी मना करने की वजह से भी ये इस चीज़ का इन्हें रांझ था कि दादी ने मना क्यों करती है। और हमारी जब इस सिलसिले में मुदई से बात हुई तो उसने ये भी बताया कि ये पहले भी 2-3 दफ़ा लड़ाई हो चुकी और बाकायदा तौर पर मुल्ज़मान ने दादी को धमकियां दी थी कि अगर आपने हमें इस तरह लड़ना या लोगों के सामने बेइज्जत करना बंद ना किया तो हम जो है वो कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका राजा नवाज। आप पूरे मामले की जो तफसीलात थे, डिटेल्स वो हमारे साथ शेयर करे थे। इसी हवाले से हम बात करेंगे DSP चनियोट फजल अब्बास साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। फजल अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो आप दाद बनती है आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए कि इतनी बर वक्त कार्रवाई की गई, मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। किस तरीके से सारे ताने बाने जोड़े, मुल्जिमान की गिरफ्तारी हुई, उनको जेरे हिरासत में लिया गया, किस तरीके से शक हुआ आपको, आपकी टीम को कि ये जो सगे पोते हैं यही मुजरिम हैं, यही मुल्जिमान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1/8/22 को ये मामला हुआ था। इसमें जनता बीबी एक मुअम्मर खातून थी जिसकी 67 ईयर्स ऑलमोस्ट एज थी। वो घर से मिसिंग हुई, कुछ सब्ज़ी ख़रीदने निकली थी, वापस नहीं पहुंची। कुछ देर के बाद वो अपने बेटे कैसर के साथ रह रही थी। तो कैसर ने कोई 2-3 घंटे के बाद उसको ट्रेस करना शुरू किया, उसको नहीं मिली। वो कोई एक दिन तो उसने नेक्स्ट डे जो है वो लगा दिया ट्रेस करने में अपने रिश्तेदारों के यहाँ। तो 3 तारीख को उसने रिपोर्ट किया पुलिस को कि ये मेरी वालदा मिसिंग है, इस तरह निकली थी, वापस नहीं पहुंची। तो फौरी तौर पे SHO सिटी ने उसकी FIR लॉन्च की और साथ ही आगे
इंटीमेट किया, मुझे एज ए SDPO इंटीमेट किया, DPO साहब को किया। DPO साहब ने एक टीम तश्कील दी जिसको मैं हेड कर रहा था। तो इमीडिएटली हमने उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन वो स्टार्ट कर दी। उसमें हमने बड़ी डेडिकेशन के साथ, हमारी जो टीम थी उसमें वसीम आइयो थे, हमने वो स्टार्ट किया उनके घर से। हमने CCTV फुटेज जो है उस पर हमने फोकस किया, CCTV कैमरास को चेक किया। उसमें हमें उसकी एक फुटेज मिल गई जिसमें वो जा रही है पैदल। तो उसको ट्रैक करते हुए फिर हमने चंद घंटे बाद हमें एक और फुटेज मिल गई, और इस एक्सरसाइज में हमने ऑलमोस्ट 40 to 50 कैमरास जो हैं वो चेक किए थे। चंद घंटे के बाद एक और फुटेज मिल गई जिसमें 2 नामालूम अफराद बाइक पे जा रहे हैं, और महसूस हो रहा था कि कोई बोरी टाइप उन्होंने दरमियान में रखी हुई है। फिर हमने उसको ट्रैक किया, और वो एक मुश्किल मरला था, नामालूम अफराद थे, वो जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा शहर है। ताम हमने मेहनत की और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। वो मुल्ज़मान हमने बहुत जल्द आइडेंटिफाई किए, उनको शामिल इंक्वायरी किया, और उसमें इंकशाफ हो गया। वो उन्होंने बता दिया कि हमने अपनी दादी का मर्डर किया है गला दबा के, और उसकी बोरी बंद करके उसको दरियाए चनाब के पुल के करीब दरिया में। बहुत बहुत शुक्रिया DSP फजल अब्बास साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आई नो मुल्की हालात, मुल्की मईशत, सियासी बहरान, सैलाब से मुतासरा लोग, ये वो सारी खबरें हैं जो हमें एंजाइटी और परेशानी में मुसलसल मुब्तला करती जा रही हैं। तो ऐसे में आई थॉट कि अभी जो मैं सेगमेंट आपके साथ शेयर करूँ वह ऐसा हो कि आप देखें और आपको थोड़ी सी खुशी का एहसास हो कि हमारे यहाँ अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुश्किल में किसी इंसान के लिए मसीहा बनकर आते हैं। और ऐसा ही एक मसीहा मिला कराची में सैलाब में फंसी बच्चियों को। जब वो सैलाब में डूब शायद जाती, बह शायद जाती, मदद के लिए शायद कोई ना पहुंचता अगर सिकंदर अली यहाँ पर ना पहुंचता। सिकंदर अली खुदा की तरफ से मसीहा यहाँ पर पहुंचे। इन्होंने सैलाब में फंसी बच्चियों को बड़ी हिम्मत, बड़ी दलेरी, बड़ी बहादुरी, शुजात के साथ सैलाब में गए और अल्लाह ताला की मदद हुई। बच्चियों को बाहिफाजत सलामती के साथ बाहर निकाला और ये फुटेज भी आप इस वक्त देख सकते हैं। हैट्स ऑफ टू सिकंदर अली। हमारे न्यूज रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं सिकंदर अली के साथ, उनसे ही बात करते हैं। जी देखें, इस वक्त मैं थाना बलोच कॉलोनी में मौजूद हूँ। इस थाने के एक बहादुर सिपाही सिकंदर अली ने अपनी जान पे खेल के 3 सगी बहनों को कुरंगी नदी में डूबने से बचाया था। तीनों बहनें वहाँ पे गुजर रही थी कि एक सैलाबी रेला आया और वो उसमें डूब गई थी। इस वक्त जो बहादुर सिपाही हैं सिकंदर अली, हम इनसे बात करेंगे। सिकंदर साहब, आपने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और इसमें आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आप ये बताएं कि जब ये बच्चियाँ डूबी तो आप कहाँ पे थे, आप वहाँ पे कैसे पहुँचे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जैसे हम गश्त कर रहे थे कि थाने की तरफ वापस आ रहे थे, 7:30 बजे हमको बुलाया गया था कि पुलियो की ड्यूटी के लिए। 7:40 हो गए तो वापस आ रहे थे तो 15 की कॉल आ गई। तो 15 की कॉल आ गई थी, मेहरबानी की जल्दी पहुंचो कि लड़कियां नदी में डूब गई हैं। तो हमने बिला जवाज़ टाइम को ना देखे हमने बोला वापस जाना है। अफसर ने गाड़ी घुमाई और हम डायरेक्ट चले गए नदी पे। बलोच नदी पे चले गए, देखा तो 3 लड़कियां जो है ना वो तीनों एक तरफ है, 2 दूसरी तरफ बह चुकी थी। वो उधर रुकी थी और चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। जैसे हम पहुंचे तो वहाँ पे देखा तो पानी बहुत गहरा था और ट्रैफिक वाले खड़े हुए थे। ये बताएं कि हमने जो देखी वीडियो में हमने देखा कि आपने वो तारों की मदद से, वायर की मदद से आप वहाँ तक पहुँचे और आपने बच्चियों को बचाया। तो आपने ये जो पानी में जो आपने मेहनत की है वो आपने कैसे की? वो मैंने बस हिम्मत अल्लाह देता है हर किसी को। और सामने मैंने जैसे देखा कि बच्चों को चिल्ला रही थी और मैं संभल नहीं सका। और हम तो सिंध पुलिस के जवान हैं और आंखों को सामने अगर किसी की मौत देखें तो सारी उम्र के लिए हम तो शर्मिंदा हो जाते, तो नहीं रह पाता, सारी उम्र में शर्मिंदा हो। इसलिए मैंने बस वो तारें जो पड़ी थी वो टुकड़े बांध करके अपने जिस्म पर बांध कर पानी में चला गया। और बंदे नहीं जा रहे थे, मजबूर लड़कियों को देख के मेरे को जाना पड़ा और मैं इस मकसद में कामयाब हो गया, वहाँ तक पहुँच गया।
अच्छा, आप खुद भी माशाल्लाह 3 या आपकी 7 बच्ची हैं, उनके बाप हैं आप, तो जब ये ऐसा लम्हा था कि जब बच्चियाँ डूब रही थी तो आपने क्या फील किया, आपके अंदर क्या जज्बात थे कि आपने ये फैसला किया? मैं जज्बात में, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। सामने लड़कियां देख करके मेरा जिस खून खोल रहा था, मैं मेरा किस चीज़ के फिर सिपाही हैं, सिंध पुलिस के सिपाही कहलाएं और हमारी आंखों के सामने किसी की मौत हो जाए। फिर बस जज्बात से ना रह कर मैंने उनको बोला, भाई मैं जाता हूँ पानी में अंदर, आप छोड़ो इस बात को, तार मेरे को बांधो। वो नहीं बांधे, मैंने आप अल्लाह पे रखो, इंशाल्लाह हिम्मत मदद खुदा, अल्लाह मेरे को इज़्ज़त देगा। फिर मैं अपनी दिलेरी से वहीं पानी पे चला गया, उस तरफ जाके लड़कियों के पास पहुँचा, वहीं जा करके उस तार को उस तरफ रखा, बांधा, और फिर एक लड़की को अपने उसके तार के ज़रिए उस लड़की को अपने मुकाम तक पहुंचाया। और जब आपने बच्चियों को बचा लिया तो उस वक्त आपको बेपनाह खुशी मिली होगी, उस वक्त आप क्या अपने आप को फील कर रहे थे? मैं बस खुशी के हमारे आंखों से आंसू भी निकल रहे थे और अल्लाह से बार बार दुआ मांग रहा था, या अल्लाह तूने इज़्ज़त रख ली हमारी और हमारे सिंध पुलिस की, क्योंकि बस नामुमकिन को मुमकिन करने वाली रब की ज़ात होते, बंदा थोड़ा हिम्मत करे। और हमारा SHO HM साहब है, वो साहब यही बोलते रहते हैं, इंसान की खिदमत और आवाम की खिदमत किया करो, ताकि हम सिंध पुलिस का हमारा मकसद ही यही है। जब भी गश्त पे कहीं मिलता था बेटा आवाम की खिदमत का, आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। बस यही बातें थी और मेरे को माँ बाप की बहुत दुआएं थी। मैंने जो करना था रब की तरफ से, रब मेरे को इज़्ज़त दे दी और मैं बासलेत बच्चियों को वापस ले आया। अच्छा, कराची पुलिस चीफ ने आपके लिए 25,000 रुपये का इनाम का ऐलान भी किया है और दीगर अफसरान ने भी किया है, तो ये अच्छा फैसला है? बस जो मेरे बाला अफसरान हैं, जो भी मेरे लिए फ़ैसला कर सकते हैं, बस जो उनको मुनासिब अच्छा किया है, जो मेरे समझ है, लेकिन अल्लाह की बस मेरे को उस पर, बस अल्लाह ने जो मेरे को इज़्ज़त दी है ना, वो इन्हों पे कुछ कम नहीं है, बस वो बड़ी है मेरे लिए एजाज़ है। क्योंकि बहुत खूब सिकंदर अली, हैट्स ऑफ टू यू। आपने जिस बहादुरी का मुजाहिरा किया और जिस बात के तहत आपने जैसे कि बोला कि हिम्मते मर्दा मदद खुदा, और वो मदद भी आपको हुई, मगर ऐसे लोग हमारे आसपास अगर और हो जाएं जो मसीहा बनकर आए, तो मेरे ख्याल से हम अपने आसपास बहुत से मसाइल का खात्मा कर सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे बड़े खास मेहमान से। सो नाज़रीन किराम, जैसे जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई है, इंटरनेट की रफ्तार तेज होती गई है, 2G से इसका आगाज हुआ, 2G से इसकी शुरुआत हुई और ये शुरू होने वाला सफर दुनिया में फिलहाल 5G पर थमा हुआ है। मगर पाकिस्तान समेत तीसरी दुनिया के मुमालिक 3G या फिर 4G टेक्नोलॉजी पर इस वक्त रुके हुए हैं और बहुत सारे पाकिस्तानियों का ये सवाल है कि 5G टेक्नोलॉजी है क्या और ये अभी तक मुतारिफ क्यों नहीं करवाई गई। इसी हवाले से बात करेंगे फाहद मलिक, जो कि सोशल मीडिया एंड IT एक्सपर्ट है। फाहद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। 5G टेक्नोलॉजी है क्या और एक आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए किस तरह से फायदेमंद है? देखिए जी, मवासलात की दुनिया में जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज और जनरेशन्स में डिवाइड किया गया। हमने सुना कि पाकिस्तान में 3G लॉन्च हो गया, फिर उसके बाद 4G आया, अब 5G की बातें हो रही हैं। इससे पहले 2G था और फिर अगर कुछ बहुत पुराने लोग हों उनको याद हो कि एज अक्सर हमारे इंटरनेट डिवाइसेस पे आ रहा होता है, वो इससे भी पहले की जनरेशन थी और वो सबसे स्लो स्पीड की थी। अब दुनिया जा रही है 5G की तरफ, लेकिन 5G की पाकिस्तान में अभी तक कोई ख़ास ना तो उसका लाइसेंस नीलाम हुआ है और तकरीबन 3G और 4G के मिला के सब्सक्राइबर्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, PTA की वेबसाइट के मुताबिक तकरीबन कुछ 16 से 18 मिलियन के दरमियान है। सो इसका जो फ़ायदा होगा आम आदमी के लिए, वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है, आपकी जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, आपकी जो मोबाइल पे आप ब्राउजिंग करते हैं, उसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा और वो तकरीबन जो अभी स्पीड आपको 4G पे या 3G पे मिलती है उसका 10x से लेकर 20x के दरमियान आपको। ठीक फाहद, अच्छा मुझे बताइएगा, पाकिस्तान की मैं सिर्फ बात, पाकिस्तान में 5G सर्विस के आगाज के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं? व्हाट डू यू थिंक? चैलेंजेस पाकिस्तान में 5G की लॉन्च के बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर जो दूसरी बड़ी मुश्किल है इसकी लॉन्च में पाकिस्तान के लिए, वो ये कि अभी तक इस पर
5G का पाकिस्तान में अभी तक लाइसेंस भी नीलाम नहीं हुआ। नॉर्मली होता ही है कि गवर्नमेंट उस लाइसेंस को नीलाम करती है, फिर बाकी कंपनीज उस पर बिड करती हैं और फिर अब वो सिलसिला आगे बढ़ता है। तो अभी तक पाकिस्तान में ना तो उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, डिवाइसेस 5G की अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई। जो डिवाइसेस पाकिस्तान में अभी आ रही हैं या मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बाहर से आ रही हैं, वो LTE या 4G को सपोर्ट करती हैं। सो मेरे हिसाब से कि अभी उसमें बहुत ज़्यादा काम होने वाला है और अभी हमें मज़ीद 3-4 साल लगेंगे। अच्छा फाहद, 5G से पाकिस्तान के IT सेक्टर में किस तरह का फायदा हो सकता है या होगा? 5G के आने से न सिर्फ इंटरनेट की स्पीड बेहतर होगी या सिर्फ IT के सेक्टर को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में हर वो चीज़ जो इंटरनेट से मुंसलिक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया है, चाहे वो मेडिकल का शोबा है, चाहे वो ऑटोमेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, हर वो चीज़ जो इंटरनेट पे रिलाई करती है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं उसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि चाइना में 5G की इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक सर्जरी की गई जिसमें जो डॉक्टर थे वो शायद अमेरिका या किसी और मुल्क में थे और उन्होंने वाया वीडियो कॉल उस सर्जरी को मॉनिटर किया और फिर वो सक्सेसफुल भी रही। नॉर्मली कम्युनिकेशन के जितने मीडियम्स होते हैं वो क्रॉस कम्युनिकेशन में उनकी स्पीड का बहुत ज़्यादा मसला होता है। सो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आपकी मेडिकल की शोबे में डॉक्टर्स ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं और अब जो होता है वो उसमें ये कि थोड़ी सी तस्वीर फ्लिकर करती है, लैग कर होती हैं चीज़ें, सो उसमें बेहतरी आएगी। फिर ड्रोन्स हैं जो ऑनलाइन फुटेजेस ब्रॉडकास्ट करते हैं। उसके अलावा गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक कार्स और ऑटोमेटिक कार्स जो अपने मसाइल खुद बता सकती हैं अगर वो अच्छे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। सो वो नॉट जस्ट IT की फील्ड को फ़ायदा होगा, जिसका ऑब्वियस सा फ़ायदा है कि इंटरनेट की स्पीड से आपकी डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, आपकी अपलोडिंग, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। तो वो हर वो फील्ड जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो 5G से उसमें। फहद, आपको लगता है कि पाकिस्तान में 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होगा कि इस टेक्नोलॉजी का सारे सही मायने में इससे फ़ायदा उठा सकेंगे? जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने की बात है, बिल्कुल हमने देखा कि 3G और 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टाइम लेके लॉन्च किया, लेकिन वो इतना रिलायबल था कि पाकिस्तान में 3G और 4G की लॉन्च भी हुई और फिर लोग उस पर शिफ्ट भी हुए। जब 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अभी होना शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि जब वो कंप्लीट होगा तो वो इतना रिलायबल होगा कि अवाम उस पर शिफ्ट भी हों। लेकिन उसमें बस जो मेजर ग्लिच है वो ये कि आपकी डिवाइसेस 5G से 5G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो डिवाइसेस पाकिस्तान में अभी चल रही हैं वो LTE, 3G, 4G को सपोर्ट करती हैं, 5G की डिवाइसेस। फहद, आम सार्फिन को 5G के इस्तेमाल के लिए अपनी जो मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं उनको भी तब्दील करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि आपको 5G की कंपैटिबिलिटी के लिए 5G कंपैटिबल डिवाइसेस लेना पड़ेंगी। पाकिस्तान में जो अच्छे बड़े फ़ोन हैं, लाख, 1.25 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वाले सैमसंग और एप्पल के, वो 5G को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो जनरल पब्लिक में जिस बजट के फ़ोन्स यूज़ हो रहे हैं वो 3G, 4G, LTE तक सपोर्ट करते हैं। सो आपके मोबाइल डिवाइसेस का चेंज होना 5G की एडॉप्टेबिलिटी। थैंक यू सो मच फहद। आपने हमें ज्वाइन किया है नियो पाकिस्तान और अब हमें 5G टेक्नोलॉजी से मुतालिक और इससे कैसे फ़ायदा हो सकता है आम सारिफ को और पाकिस्तान को सवाल से बता रहे थे। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, इसके बाद आपको करेंगे जॉइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द अब घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के सरगना का भी पता चलता जा रहा है। बहुत सारे नाम इसमें अब रिपोर्ट हो रहे हैं और जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक इन अकाउंट्स में PTI के झंडे मौजूद थे। अहम पार्टी रहनुमाओं ने भी उन्हें फॉलो किया हुआ है और मुताबिक शोहदा और पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वालों पर ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब, दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं
बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि हेलीकॉप्टर हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट ने तो अब तहलका सा जैसे मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 178 अकाउंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बताया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। जी देखें, अगर 178 अकाउंट हैं जिनको जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं किसी पोलिटिकल पार्टी के साथ, तो आई थिंक लॉ के मुताबिक जो भी अकाउंट्स हैं जी, जिसके भी अकाउंट्स हैं, जो भी उसकी पोलिटिकल एफिलिएशन है, आई थिंक उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि वो अब आप देखिए कि पिछले 1-1.25 महीने से जो है वो सूरत हाल बलोचिस्तान की सबके सामने है, फ्लड की क्या हालत है, और वहाँ पे बहुत एक क़यामत सुगरा का मंजर है। और आर्मी जो है वो बहुत अरसे से मोबिलाइज है, कोर कमांडर जो है वो खुद उन्होंने वहाँ पे शहीद हुए, उनके साथ और ऑफिसर थे, आर्मी डिप्लॉयड है। और इस सारी एफर्ट के अंदर वो जब मतलब उन लोगों तक पहुँचने के लिए जो है वो रीच आउट कर रहे थे, और उसके बाद उस पर एक कैंपेन चलाई गई विच इज़ वेरी डैमेजिंग। बहुत लोगों को वो देख के, वो सुन के, वो ट्वीट्स के बारे में जान के बहुत अफसोस हुआ सारे सोशल मीडिया के ऊपर। और जाहिर है एक ऐसा इफेक्ट हुआ जो कि एक बहुत ही डैमेजिंग था, एक माशरे के लिए बहुत डैमेजिंग है ये चीज़। तो इसको देखें अगर आप, तो असल में देखने की ये जी कि ये हमारे मुल्क के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जो एक लैडर के 3 स्टेप्स हैं। पहली चीज़ इज साइबर सिक्योरिटी, फिर साइबर क्राइम, और फिर उसके ऊपर जो साइबर पॉलिसीज हैं जो बनाई जाती हैं। टीका हमारा कंट्री में एक एक्ट है जिसके तहत ये इसमें 2016 में आया, और इसमें फिर 2022 में आपको पता है इसमें अमेंडमेंट भी हो गई कि अगर डिफेमेशन की जाए किसी भी तरीके से आर्मी की या किसी भी उसकी, तो उसकी दैट इज जो है वो पनिशेबल, और पनिशेबल अप टू 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा कर्नल साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो रिपोर्ट सामने आ रही है इसके मुताबिक 18 अकाउंट्स भारतीय थे जिन्होंने लसबेला वाक़े पर ट्वीट भी किया, तो क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस बात का बिल्कुल इदराक नहीं, बिल्कुल इल्म नहीं था कि जो उनके सपोर्टर हैं वो किस तरह अपनी ही फौज के खिलाफ मुहिम में इस्तेमाल हो रहे हैं? ये तो बड़ी एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। देखें, ये जो फौज के खिलाफ मुहिम थी, इसमें तो ट्वीट और या जो भी सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट डाला गया वो तो साफ जाहिर था, उसके अंदर अल्फाज जाहिर थे, उनकी इंटेंट जाहिर थी, उनका मकसद जाहिर था, उसके अंदर जो मटेरियल था वो बिल्कुल जाहिर था, और वो पॉइंट कर रहा था इन क्लियर टर्म्स के वो किसके अगेंस्ट किया जा रहा है। तो फिर ये कहना कि जी हमें इसका कोई पता नहीं है या हमारे जो है वो लाइल्मी में ये हो रहा है, ये तो आई थिंक ये तो इट इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। अब देखने की बात ये है, देखिए कि ये जो सोशल मीडिया है वो एक्चुअली हमारे मुल्क में इस वक्त हो क्या रहा है। अगर आप बाहर भी देखें तो हम जो अगर आप आर्टिकल 19 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, उस आर्टिकल 19 में भी लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लोगों के पास, लेकिन वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं होगा, वो डिफेंस फोर्सेस के अगेंस्ट नहीं होगा, वो जुडिशरी के अगेंस्ट नहीं होगा, वो किसी की डिफेमेशन नहीं होगी। वो वहां तक तो लाइंस हैं, लेकिन उसको बियॉन्ड लेके जाना और उसको फिर एक पॉलिटिकल इंटेंट के अंदर लाके करना, तो आई थिंक ये बहुत डैमेजिंग है। और ये खाली डैमेजिंग किसी एक शख्स के लिए नहीं है, किसी एक, मैं तो कहता हूँ किसी एक इदारे के लिए भी नहीं है, ये मुल्क के लिए डैमेजिंग है। क्योंकि जब ये इस तरह की डिसरप्शन होती है तो पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, लॉ, ये सब डिसरप्ट हो जाते हैं। ये 4 चीजें जिसके ऊपर आपका सोशल स्ट्रक्चर बिल्ट होता है, जब ये सोशल मीडिया और डिफेमेशन और हेट स्पीच को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपकी वन बाय वन पहले गवर्नमेंट जो है रिडिक्यूल होगी, डिस्टर्ब होगी। कर्नल साहब, ये हेट स्पीच और इस तरह की जो खबरें सोशल मीडिया भी, कौन करेगा इसको कंट्रोल? जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि इस पर इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, इसमें बेहतरी होनी चाहिए, लेकिन करेगा कौन और कैसे करेंगे? मैकेनिज्म तो है नहीं कोई। देखिए, हमारे मुल्क में तो इंटरनेट की ज्यादा अवेलेबिलिटी 2002-03 के बाद शुरू हुई। यूएसए के अंदर तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी 93-94 के बाद शुरू होगी, यानी कि पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड हमसे सोशल मीडिया में और इन प्लेटफॉर्म के अंदर हमसे बहुत आगे है। उसके बावजूद वहाँ पे कोई ये नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे लॉ ऑफ टॉट, लॉ ऑफ लिबल और जो एक दूसरे के ऊपर डिफेमेशन है वो दोज आर वेरी वेरी इफेक्टिव और उनको वो एप्लीकेबल हैं। तो आई थिंक ये लॉज, इसके साथ पीका तो एक लॉ है, इसके साथ ही लॉ ऑफ लिबल और टॉट और जो डिफेमेशन के लॉज हैं इनको ज्यादा रिफाइन करना पड़ेगा और इनको आई थिंक ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा ताकि कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। तो आई थिंक एक प्रोसेस है जो एजुकेशन का भी है, जो सोसाइटी की उसका भी है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए
कि अब हम जिस स्टेज में एंटर हो रहे हैं, अब वो सिंगल स्क्रीन जो है, जो हर एक जिस पे डिपेंडेंट है, वो आपका मोबाइल रह गया है। यानी कि आप 70% लोग पहले टीवी देखते थे, अब 70% लोग जो हैं, हर आदमी जिसके पास शायद 5 टीवी हो घर में, वो भी ज्यादा टाइम उसका अपने मोबाइल के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन जी फोन पे गुजरता है। तो अब जो कंटेंट है वो इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ, यूट्यूब की तरफ और ट्विटर की तरफ और उसकी तरफ चला गया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आई थिंक ये एक कम्प्रिहेंसिव, इसलिए मैंने कहा था कि साइबर सिक्योरिटी की अब कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और उसके लिए जरूरी है कि वो लोग जो कि डिफेमेशन और सोसाइटी के अंदर ये सोशल डिसरप्शन पैदा कर रहे हैं, पहले उनको ये पता हो कि व्हाट आर द लिमिट्स, और जो लिमिट क्रॉस करेगा ही विल बी पनिश्ड, उसको सजा मिलेगी। कर्नल साहब, एक भारतीय मेजर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, आई होप सो अगर आपने वो देखी हो, जिसमें वो कह रहा था कि भारत ने अरबों डॉलर लगाकर भी पाकिस्तान आर्मी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना एक सियासी जमात की तरफ से सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने पहुंचाया। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? जी, आप वो जो बात कर रही हैं मेजर गोरेवालिया की, देखें यही तो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी ये आप जिस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं सोसाइटी को और हेट स्पीच के थ्रू, और उन लोगों के हाथ में ये चीज चलेगी। अब आप देखें ट्विटर क्या है, ट्विटर बेसिकली जो देयर आर टू थिंग्स जो कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होती हैं। एक उसका जो है वो कंटेंट होता है और एक उसकी इंटेंट होती है। देखिए, अब इसके अंदर आप जब सोशल मीडिया पे आपको ये फील होता है कि आप किसी के बारे में भी कुछ कह देंगे, किसी पे भी कोई इल्जाम लगा दें, किसी पे भी कुछ कह दें, तो आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हैं, जबकि बाहर ऐसा नहीं है। आप अगर किसी को कुछ कह दें तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, जो व्हाटएवर यू हैव अटर्ड, यू हैव टू आइदर प्रूव इट और यू हैव टू फेस इट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जैसे हम पहले बात कर रहे थे, क्योंकि जो हमारे टीका तो बन गया है, बाकी चीजें भी हैं, तो वो जो हमारे लॉ ऑफ लिबरल और डॉट्स हैं जिसमें हम इस तरह की चीजें नहीं कर सकते, आई थिंक वो है, मौजूद हैं काफी हद तक, लेकिन उनको दोबारा से रिविजिट करने की जरूरत है। और ये जो आप देखिए कि ये जो सोसाइटी की जो ट्रेनिंग होती है वो लीडर ही करता है, और जब सबसे ज्यादा जो पब्लिक टाइम है वो लीडर को और पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल फिगर्स को मिलता है। तो जो सारा कुछ हम पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल फिगर्स की आपस में कन्वर्सेशन देखते हैं या उनकी आपस में एंगेजमेंट देखते हैं, वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है यंगस्टर्स के लिए कि वो उसको फॉलो करें या किसको फॉलो करें। आप देख लीजिए खुद ही, जो कंटेंट अब किसी भी स्क्रीन पे आ रहा है, जाहिर है यंगस्टर्स ने तो उसी को फॉलो करना है। तो आई थिंक ये पहले, अगर आप तरबियत और तहजीब की बात करें, तो ये पहले आई थिंक वो जो जैसे चाइनीज में कहा जाता है कि फिश रॉट्स फ्रॉम दी हेड, तो ये आपको पहले हेड से शुरू करनी पड़ेगी, यानी ये टॉप से शुरू करनी पड़ेगी। और वो टॉप से अब आप किसी बंदे को जिसकी कुछ आदत और चीजें पुख्ता हो गई हैं उसको सिखाने के लिए आई थिंक कानून ही सिखा सकता है, वरना आप उसको कन्विंस करके तो नहीं सिखा सकते। कर्नल साहब, आइंदा इस तरह के वाकयात रोकने के लिए एक तो लाहेअमल क्या होगा? मुलव्विस अफराद से तफ्तीश के बाद इनके हैंडलर्स और मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाएगा? जी बिल्कुल पहुंचा जाएगा, क्योंकि अब ये आई थिंक स्टेट ने ये फैसला कर लिया और राइटली सो, और बहुत आई थिंक अच्छा फैसला है कि ये जो भी इस तरह के परपेट्रेटर हैं या जो लोग हैंडलर हैं या जो ये काम करते हैं, आई थिंक अब दिस वाज द लास्ट टाइम जिस पे कौम को सबको बहुत दुख था जब लसबेला के वाक़े के ऊपर शहादतें हुई। और फौज देखें, अभी भी आज भी जब भी कोई क्राइसिस होता है तो आर्मी जो है उसको कॉल किया जाता है, और इवन जो लोकल कमांडर है, अगर बटालियन कमांडर भी है, तो वो भी अपने सारे ट्रुप्स अपने सारे काम छोड़ के उस फील्ड के अंदर चला जाता है। व्हाटएवर जो भी रिसोर्सेज हैं, जिस तरह के भी रिसोर्सेज हैं, वो दे ट्राई टू हेल्प द पीपल, बिकॉज आर्मी इज फॉर द पीपल। तो जब ये डिवाइड अगर कोई पैदा करेगा तो इसका मतलब है कि इट इज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो आई थिंक ये जो जैसे आपने लिस्ट का भी जिक्र किया कि जिसमें 18 अकाउंट्स इंडियन कभी आइडेंटिफाई हुए, 178 और समथिंग जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ थे, और टोटल 500 समथिंग है। तो आई थिंक दिस इज द स्टार्ट ऑफ दैट एरा, कि जिसके बाद अब कोई भी ऐसा करेगा तो उसको आई थिंक वो दैट विल बी नैप, उनको पकड़ा जाएगा और उनको जरूर रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और प्रोग्राम को टाइम दिया। प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और प्रोग्राम के इस हिस्से में, इस सेगमेंट में एक सर्वाइवर से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, एक इंस्पिरेशन से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और हमारे जिस्म में काफ़ी मिकदार में नए खून के खुलियात जब हमारी बॉडी बनाना बंद कर देती है तो इस मर्ज को, चूँकि ये फिर एक डिजीज़ में मुब्तला हो जाता है अगर आपकी बॉडी खून नहीं बना रही है उसके खुलियात, तो इस डिजीज़ को एपिलेप्टिक एनीमिया कहा जाता है। इसमें इंसान थकावट महसूस करता है, इस बीमारी के नतीजे में डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस होते हैं और बेकाबू खून से ज़्यादा वो हसास हो जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं जो इस बीमारी में, इस डिजीज़ में मुब्तला रही, जिनका नाम है अरफा एजाज साहिबा, जिन्होंने अपनी बीमारी, अपनी डिजीज़ के साथ सर्वाइव किया, जंग लड़ी और एंड तक हिम्मत नहीं आ रही। अब शी इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, अब वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं और बड़ी इंस्पिरेशन है। कलर थेरेपी का इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी बीमारी की एक स्टेज पर आकर, एक फेज में आकर, दूसरों को भी अब ये गाइड करती हैं उसी हवाले से। तो अरफा, आपको सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं न्यू पाकिस्तान में। मुझे बताइएगा कि ये बीमारी क्या है और कब से है आपको थी? मैं आज से कोई 10-11 साल पहले बीमारी हुई थी एप्लास्टिक एनीमिया। ये बहुत रेयर डिजीज़ है, मतलब 2 मिलियन में से किसी एक को होती है एक साल में, इतनी रेयर डिजीज़ है। और पाकिस्तान में तो मतलब इतनी रेयर है, जब ये हुई तो हमारी फैमिली में, मतलब मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं, दूर दूर तक किसी ने सुना भी नहीं था इस डिज़ीज़ का नाम, इतनी रेयर है, लाइक उन्होंने भी नहीं सुना था। फिर जब हमें पता चला इस बीमारी का, इसके ट्रीटमेंट का पता चला, तो पता चला कि सिर्फ पाकिस्तान में इसका 2 जगह पर ट्रीटमेंट है। सिर्फ वो आगा खान में था, कराची में, या फिर इस्लामाबाद में था। अच्छा अरफा, ये डिजीज़ बॉडी के साथ इसने क्या किया? इसके जो इनिशियल सिम्टम्स थे वो क्या थे? इसमें ये होता है कि आपका बोन मैरो वर्क करना छोड़ देता है और आपका ब्लड नहीं बनता, किसी भी किस्म के ब्लड सेल्स नहीं बनते, ना रेड ब्लड सेल्स, ना प्लेटलेट्स। और जब प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे, जाहिर सी बात है, तो आपकी बॉडी से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है किसी भी टाइम पे, कहीं पे भी, कभी माउथ से ब्लीडिंग, कभी कहीं से ब्लीड। और मतलब वेरी रेयर डिजीज़ एंड वेरी डेंजरस। इसमें जो है डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, सर्वाइवल चांसेस जो थे सिर्फ 20% थे। तो हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसमें सर्वाइवल चांसेस बहुत कम है और हम इसका बेसिकली ट्रीटमेंट जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। और उसमें जो है आपके बहन या भाई का सिर्फ बोन मैरो लग सकता है और अनफॉर्चुनेटली मेरे सिबलिंग्स का बोन मैरो मेरे साथ मैच नहीं है। अरफा, अगर डॉक्टर्स कह रहे थे कि इस बीमारी का, डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं है पाकिस्तान में, तो क्या उन्होंने फिर आपको जवाब दे दिया था? उन्होंने तो ये कहा कि आपको मेंटली रेडी होना चाहिए कि आपके सामने आपकी बच्ची के मुंह से खून आ रहा होगा, नाक से खून आ रहा होगा, हम प्लेटलेट्स लगाएंगे लेकिन कुछ भी नहीं कर सकेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जो कि लोगों के लिए लाइट और वो सब कुछ हो। और लाइट जो है, अगर ब्लू लाइट्स और ग्रीन लाइट जो है ना, लाइट ब्लूज में जो होती है, वो आपको सूदिंग इफेक्ट देती है। अरफा, ये सारे मामला आपकी ऑब्वियसली एक जर्नी रही, इस पूरी जर्नी में लोगों का रवैया आपके साथ खासकर कैसा था? इमीडिएट फैमिली का तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिंग टिल डेट, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। बाकी जब मैं उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में गई हूँ, थोड़ा मैं कॉलेज लाइफ में गई हूँ, तो मैंने हर तरह के लोग देखे। कुछ पहली दफ़ा मैंने फेस किया, कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया। मुझे मेरी थोड़ी सी गेट थोड़ी सी डिफरेंट है, ये भी मुझे कोई 5 साल बाद जाके पता चला कि मुझे पिछले 5 साल तक पता ही नहीं था कि मेरी गेट थोड़ी डिफरेंट हो गई है, क्योंकि उससे पहले आई वॉज नॉर्मल 15 ईयर्स तक अपनी लाइफ में, मुझे कोई बीमारी कोई कुछ नहीं था। अचानक एकदम से बीमारी डायग्नोज हुई, उसके बाद जब मैं व्हील चेयर पर गई, उसके बाद व्हील चेयर से रिकवर हुई, थोड़ी सी मेरी गेट पर फ़र्क आया चलने में। तो जब मैं कॉलेज गई हूँ तो उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे कॉपी करके चलना शुरू कर दिया, मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उससे मुझे पता चला कि अच्छा मेरी गेट डिफरेंट है। तो आई रियलाइज़ कि मेरी जो फैमिली है बहुत बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, मामा बाबा दोनों की तरफ से ख़ानदान जो है, मुझे पता ही नहीं था, किसी ने मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि मेरी गेट डिफरेंट हो गई है। तो उससे आई रियलाइज़ कि इतनी सपोर्टिव फैमिली है, मतलब पेरेंट्स सबके होते ही हैं, एक्सटेंडेड फैमिली भी इतनी सपोर्टिव, इतनी अच्छी। तो उस चीज़ को भी मैंने कभी नेगेटिव नहीं लिया कि किसी ने मेरा मजाक उड़ाया। उससे मुझे ये पॉजिटिव एस्पेक्ट नज़र आया कि मेरी फैमिली कितनी अच्छी है। डेफिनेटली। और इस टाइम पे जब मेरी सर्जरीज हो रही थी, जब मेरा थीसिस था, फाइनल प्रोजेक्ट था अपने उसका कॉलेज का, तब भी मेरी एक लास्ट सर्जरी हुई है, 7th सर्जरी जो मेरी हुई है।
उस टाइम पे टीचर्स का रवैया बहुत सपोर्टिव था। उन्होंने स्पेशल मतलब मुझे कह दिया कि आप घर पे बैठ के काम कर लें, आप बेशक कॉलेज आके ना काम दिखाएं। मतलब उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप अपना ईयर फ्रीज करवा रहे हैं या हम आपको अकोमोडेट नहीं करेंगे। कॉलेज वालों ने थैंक यू सो मच अरफा एजाज साहिबा, आपसे बात करके मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लगा। और आपकी जो स्ट्रगलिंग स्टोरी है वाकई ये एक मिसाल है कि लाइफ में हमें अगर थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है तो हम गिर जाते हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी बीमारी से आपने फाइट किया तो विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना, पॉजिटिव रहना, ये बहुत ज़रूरी होती है। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है जो आपको फिर एक बार पुश करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। और अब मैं आपको बताऊं जनाब कि चिक पाकिस्तान चिक प्रीमियर क्वालिटी के स्मार्ट होम अप्लायंस फराहम करता है, जैसे कि LED, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन। चिक एक ब्रांड है और पाकिस्तान में अपने मयार और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर एक बैनुल अक़वामी ब्रांड है जो मयार और जिद्दत दोनों फराहम करता है। और यही वजह है कि चिक पाकिस्तान में भी मौजूद है। जिद्दत और मयार का नाम है सिर्फ चिक। ये एक स्टाइलिश और फैशनेबल स्मार्ट होम अप्लायंस ब्रांड है। फुल डिजिटल इन्वर्टर, रेफ्रिजरेटर, 137 घंटे कूलिंग बैकअप और बहुत कुछ सिर्फ आपको मिलेगा चिक रेफ्रिजरेटर में, जो कि -32 डिग्री कूलिंग टेम्परेचर टेक्नोलॉजी और 12 साल की कंप्रेसर वारंटी के साथ आपको सर्विसेज फराहम करते हैं। आज का सवाल वो बहुत ही आसान है, आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। सवाल यह है कि चिक रेफ्रिजरेटर सीरीज जिसका सुर्ख ग्लास डोर है, इस सीरीज का नाम आपने बताना है। ऑप्शंस में आपके साथ शेयर करी। नंबर 1 IB सीरीज, नंबर 2 IGR सीरीज, नंबर 3 IGB सीरीज। जवाब देने के लिए चिक पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाएं और सही जवाब आप वहां पर जाकर सबमिट करवा सकते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं दोबारा। स्टे विद अस। जितने भी तू कर ले सितम, हुमा हम सह लेंगे, आप कर लें, कोई बात नहीं, ठीक है। आप हैं, आपको हमने इजाजत दी हुई है और आप हमारे प्यार का, मोहब्बत का नाजायज फायदा ऐसे उठा रही हैं कि आप इतनी खुशबू स्टूडियो में। और क्या करूंगी मैं, आप मुझे बताएं ना कि मुझे तो मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला हुआ है कि भाई सिर्फ 2 ब्रेड खानी है और बस सूखा चिकन खाना है। और अब आप यहाँ पे मुर्ग चने और पता नहीं क्या बना रही है, लाहौरी मुर्ग चने और लाहौरी नाश्ते जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है। में से एक रेसिपी जो है मैं लाहौरी मुर्ग चने की आज शेयर कर रही हूँ। जो बड़े बड़े नाम है ना हमारे शहर के, जिनके अंदर हम बहुत रश देखते हैं सुबह नाश्ते के लिए, तो वैसी एक रेसिपी। तो ये ओरिजिनल मुर्ग चनों की जो रेसिपी है वो आज आप शेयर करने वाली है हुमा शेफ स्टाइल में। अच्छा, क्या चाहिए हुमा इसके लिए? अच्छा जी, सबसे पहले तो चने मैंने बॉईल करके रख लिए। इसके अलावा जो ग्रेवी इसकी होती है ना नबिया, बड़ी थिक सी होती है, तो वो 2 चीज़ों की होती है। एक तो उसके अंदर स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है, यखनी यानी कि, और उसके साथ जो है दाल, जो मसूर की दाल होती है, गुलाबी दाल जिसको आम अल्फाज में कहते हैं, उसकी ग्रेवी साथ में जाएगी। उसको मैंने बॉईल करके रख लिया है। चने वो भी बॉयल पड़े हुए हैं, नमक डाल के आपने भिगो देने हैं और उसको बॉयल कर लेना है। साथ में दाल भी बॉयल होगी। पीली दाल का इसमें, ये तो मेरे मतलब ज़हनों गुमान में भी बात नहीं थी कि मुर्ग चनों में पीली दाल का इस्तेमाल, गुलाबी दाल का इस्तेमाल। बिल्कुल। और अभी आप देखिएगा इसकी कितनी मज़े की, बेसिकली थिकनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैंने घी ले लिया और घी जो है जितना आप जो है अपनी नॉर्मली हंडिया में इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि चनों के ऊपर तरी नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा। लेकिन एक और बात, जैसे ही आप चने और दाल ऐड करेंगे तो ऑयल जितना भी होगा ना नबिया वो खत्म हो जाना। अच्छा, आपने चने बॉईल करके रखे हुए हैं पहले? चने मैंने बॉईल करके, घर में भी हमने यही करना है, पहले बॉईल करके ऑब्वियसली रख लेंगे, बॉईल करके रख लेना है। और उसके बाद घी लिया मैंने, घी के अंदर जो है साबित गरम मसाले, जिसके अंदर मैंने मोटी इलायची ली थी, दालचीनी थी, जीरा था, लौंगे थी 3 से 4, वो डाल दी थी। उसको थोड़ा सा मैंने कलर उसका जब चेंज हो गया, साथ ही मैंने गार्लिक और जिंजर, लहसुन और अदरक की पेस्ट वो ऐड किए 1-1 चम्मच। और अब मैं उसको थोड़ा सा भून रही हूँ। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, चिकन जो है वो मेरा बहुत ही प्यारा सा फ्राई हो गया है, अगर हम दिखा सकें तो। और जब ये और 1-2 मिनट बाद जब मेरी, टमाटर आपने ऐड नहीं किया, कुछ ऐड नहीं करना, प्याज में फ्राई किया, बिल्कुल कुछ भी नहीं ऐड करना। सिर्फ गरम मसाले में आपने, सिर्फ गरम मसाले हैं, गार्लिक, लहसुन और अदरक का पेस्ट है। और अभी जब ये ब्राउन हो जाता है तो नबिया, लेकिन इसकी कोई खास वजह, मतलब जब भी हम चिकन भूनते हैं, फ्राई करते हैं, तो हम उसके प्याज से आगाज करते हैं, या तो क्यों प्याज में क्यों नहीं फ्राई कर रहे? इसलिए नहीं करना क्योंकि मीठे हो जाएंगे वो दालें हैं, और दालों के साथ
प्याज की जरूरत ही नहीं है। जहां तक थिकनेस की सवाल है, ग्रेवी की बात है, तो ग्रेवी के लिए हमने दाल बॉईल करके उसकी पेस्ट बना ली। अच्छा जी, लाहौरी मुर्ग चने जो है ना, उसमें लाल मिर्चों का टेस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा। काली मिर्च कुटी हुई जो है वो भरपूर इस्तेमाल करेंगे हम, और साथ में साबित हरी मिर्च जो है वो लास्ट पे इस्तेमाल करेंगे। ब्लेंडेड भी यूज कर सकते हैं या बिल्कुल वो आपके टेस्ट के मुताबिक है। साथ में सूखा धनिया जो है वो इस्तेमाल करेंगे 2 चम्मच के करीब, पाउडर फॉर्म में बिल्कुल। और जीरा जो है वो मैंने गरम मसालों के साथ ऐड कर दिया हुआ है। अब इसको ये हमने लिया है भून, और अच्छे से जो है गार्लिक और जिंजर का पेस्ट जो है वो भी ब्राउन हो चुकी है। तो अब मैं चने ऐड कर दूंगी इसमें। ओके। चिकन हमने थोड़ा सा फुली इसको फ्राई कर लेना है। बिल्कुल बिल्कुल फुल फ्राई हो गया था अब तक, क्योंकि सबसे पहले मैंने गरम मसाले के साथ, जो साबित गरम मसाले थे उनके साथ चिकन ऐड किया था और उसको भून लिया था। जितनी देर में लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हुआ है तो वो कुक हो गया चिकन अच्छे से। अच्छा, ये दाल और स्टॉक यानी कि यखनी है, सिर्फ बॉईल की हुई आपने? सिर्फ बॉईल की हुई है। ठीक है। और ये हम ऐड कर देंगे जी सारी की सारी। अब आप देखें जब वो यखनी के साथ है ना, तो अगर थोड़ी सी वो नहीं है, यखनी नहीं है, तो हम चिकन बार भी यूज कर सकते हैं। हाँ, क्यूब भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये थिकनेस जो है इसकी, ये सिर्फ ये जो दाल की ग्रेवी है उसके साथ हो जाएगी बराबर। ये मैं बाकी की दाल जो ये अब हमारे पास टाइम भी कम है, तो हम इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखा, 5 मिनट है हमारे पास, तो आई विश के हम अगर फाइनल जो लाहौरी मुर्ग चने के अच्छा, लाहौरी मुर्ग चने के ना लवाजमात भी बहुत है नबिया। अच्छा। कई लोग कहते हैं जी हमने कोफ्ते के साथ हमें सर्व कर दें, कुछ कहते हैं अंडे के साथ, अंडे भी बॉयल हो रहे हैं। तो ये जब तक जो है मैं इसको 5 मिनट के लिए दम दूंगी। जो 5 मिनट हमारे पास हैं वो हम इसको दम पे देंगे। साथ वो गर्मा गर्म तिलों वाला कुलचा हो, पराठे हो, मजा आए ना, नाश्ते का मजा आए। वीकेंड बहुत दूर है, क्या है आज जनाब, आज तो वेडनेसडे है, लेकिन चले कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे हफ्ते तक का। अच्छा, अब इसको दम पे रख देंगे हम, और जो है जब तक इसकी तरी ऊपर आएगी। पानी ऐड किया आपने? नहीं ऐड किया, क्योंकि मैंने स्टॉक में दाल जो थी मिक्स की हुई वो ऐड कर दी थी। कुछ जरूरत नहीं ऐड करने की, इसको बस दम दूंगी मैं, और 5 से 10 मिनट में इसके ऊपर जब ऑयल आ जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अंडे के साथ, कोफ्ते के साथ, चिकन तो ऑलरेडी है, इसको हम सर्व करेंगे। अगर आपको बेहतर लगे तो आप जब भून रहे हैं चिकन तब आप इसका ऑयल निकाल लें, अगर आपको ज्यादा तरी चाहिए, क्योंकि जब चने और दाल इसके अंदर ऐड होती है तो ऑयल जो है वो थोड़ा गायब हो जाता है। अच्छा हुमा, चने का साइज आपने कौन सा रखा है? छोटे देसी चने जो है वो आपने इस्तेमाल करने हैं। अच्छा। और कोशिश करें जब उसको बॉईल कर रहे हैं, बाजारी चनों में तो नॉर्मली सोडा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो उसको फटाफट उन्होंने बॉईल करना, सॉफ्ट करने के लिए। अच्छा। तो आप घर में जो है बॉईल करने के लिए सिर्फ उसके अंदर नमक, और चाहें तो आप कोई गरम मसाला साबित ऐड कर ले, उससे अरोमा बॉयल जब हो रहे होंगे तब भी बॉयल। अच्छा, जब हम मुर्ग चनों की बात करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट नाश्ते की जगह भी हैं, तो 2 तरह की चीजें एक तो नजर आती है, एक तो खड़ा खड़ा चना थोड़ा सा हमें मिलता है, और एक थोड़ा सा लेवी मिक्स्ड हुआ थोड़ा सा मैश हुआ। तो ये हम कौन से स्टाइल में कर रहे हैं? चिकन चने जिसको बोलते हैं हम, और वो नॉर्मली ठंडे सर्व होते हैं, और वो बड़े होते हैं, इसलिए वो मैश हुआ होता है, क्योंकि वो जल्दी। जो देसी चना है, जो छोटा चना है, अच्छा। वो मुर्ग चनों में, लाहौरी मुर्ग चनों में मैंने वो इस्तेमाल किया। ठीक है। अब हमारे दूसरे चूल्हे पे हमने कोफ्ते तो ऐड नहीं करने, कोफ्ते ऐड नहीं कर रहे, अंडे हैं, और अंडे बस बॉयल हो गए, वो भी मैं छील के बस इसमें ऐड कर दूंगी। गार्निश पे जो है मेरे पास कटी हुई अदरक है, और हरी मिर्च जो साबित है वो मैं भी ऐड कर दूंगी, ताकि थोड़ी सी जो है। हुमा याद पड़ता है माजी में एक शो हमने किया था, और हुमा हमेशा बहुत ही मजे के खाने हम सबको खिलाती रही हैं, स्वाब कमाती रहती हैं, और बहुत ही अच्छा इनके हाथ में जायका बहुत है। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब आपने हमें नाश्तों से मुझे याद आया, और वो नाश्ता मुझे याद है बड़े अच्छे से, मैंने सबको बाद में बताया कि मैंने न जाने कितनी पूड़ियां खा ली। अच्छा, वो शो खत्म होने के बाद भी सब खा रहे थे, और मैं पूड़ी बना रही थी। ये सर वो भी बेफरमाइश है। जिस दिन मेरी डाइट खत्म होगी उस दिन हम बस वही बनाएंगे। 2 मिनट रह गए हैं हुमा, हम इसको अगर सर्व आउट करेंगे। बिल्कुल, मैं निकाल देती हूँ जी इसको डिश में। और ये देखिए हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, उन्होंने गिन के रखा हुआ है मैंने कितनी पूड़ियां खाई थी। मुझे पीछे से कह रहे 7 पूड़ियां खाई थी आपने, हंस रहे हैं। आपने भी 8 खाई थी। उस दिन तो सब मुकाबले में पूड़ी खा रहे थे। मुझे तो लगता है मैंने इससे ज्यादा खाई थी शायद। अच्छा, तो जी ये गार्निश हम कर लेंगे इसके ऊपर। अच्छा, लवाजमात का आप जिक्र कर रही थी, किस तरह के क्या क्या हम इसके साथ अपना? अच्छा, लवाजमात में एक तो जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग कहते हैं जी हमने कोफ्ते लेने हैं साथ में,
कुछ कहते हैं अंडे बॉइल्ड जो है साथ में एक आधा अंडा हो जाए, तो ये और इसके बाद लस्सी का गिलास भी होना चाहिए बिल्कुल में, और आप बस हो जाए फिर उसके बाद। ओके, अदरक आप ऊपर करिए गार्निश, बिल्कुल, और थोड़ी सी जो है ब्लैक पेपर मैं और ऐड कर दूंगी। ठीक है, गरम मसाला भी कर सकते हैं ऊपर हल्का बिल्कुल सा? गरम मसाला भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने साबित गरम मसाला ऑलरेडी ऐड कर दिया, ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ऐड करने की ठीक है। हुमा फाइनल रेसिपी शेयर कर दें क्विकली। बिल्कुल जी, चने जो हैं वो हमने बॉईल कर लिए थे, उसके साथ मसूर की दाल जो गुलाबी दाल होती है उसको बॉईल करके मैश करके रख लिया था। यखनी आपने 1 से 1.5 कप वो ले लेनी है। सबसे पहले जो है घी लेना है, घी के अंदर जो है आपने चिकन साबुत गरम मसालों के साथ उसको फ्राई कर लेना है। जब उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच जो है वो ऐड करना है आपने। जो नमक और काली मिर्च और हल्दी ऐड करनी है, सूखा धनिया ऐड करना है, उसको अच्छे से भून लेना है। उसके बाद आप चाहें तो तरी उसकी निकाल लें, नहीं तो साथ ही जो है आप चने ऐड कर लें, दाल ऐड कर दें, उसको दम पे रख दें और बाद में जो है तरी डाल के जो है उसको सर्व कर दें। दैट इज ग्रेट, थैंक यू सो मच हुमा फॉर शेयरिंग ओरिजिनल लाहौरी मुर्ग चने की रेसिपी। और अक्सर ऐसे होता है कि हुमा कोई चीज़ बनाती हैं और बाद में फिर हम व्हाट्सएप पे रेसिपी यार बता देना कुछ इसमें भूल तो नहीं रही हूँ, तो वो फिर लाजमी चीज़ बनती है जिस पर दिल आ जाता है। वैसे तो इनकी हर चीज़ ही जो खाने वाली होती है ये बनाती है, उस पर दिल आ जाता है। बहरहाल थैंक यू सो मच, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है और हमारे खाने का टाइम भी हो रहा है, बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे हैं। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, फीडबैक भी उसके बाद लाजमी दीजिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।